हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट से अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन, संधियां और प्रोटोकॉल। जैसे रियो सम्मेलन हो गया, आपका जोहान्सबर्ग सम्मेलन हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया। ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं, तो आपके आगामी जो भी एग्जाम है उनके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन्वायरमेंट से डायरेक्टली इसी तरह के क्वेश्चन एज ए स्टैटिक जीके के फॉर्म में या इन्वायरमेंट से डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इसमें हम सारे महत्वपूर्ण संधियों और सम्मेलनों की बात करेंगे। तो सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन और संधियों और प्रोटोकॉल में है आपकी स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन दो हुए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना है। तो सब पहला जो स्टॉकहोम सम्मेलन है जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा हुआ था? 1972 में हुआ था। ये स्टॉकहोम आपका स्वीडन में पड़ता है। ये किस लिए हुआ था? मानव पर्यावरण की सुरक्षा और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत के लिए। यहीं से आपका जो यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी की स्थापना भी इसी के दौरान हुई थी। और 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो भी इसी डिक्लेरेशन के बाद से मनाया जाता है। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो इसका साल, कौन से साल ये लागू है। दूसरा इसका उद्देश्य। इनसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनते हैं। और एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं साथ साथ आपको बताते जाऊंगा, उससे आपको रिलेट करने में और याद करने में आसानी होगी। तो इसमें भारत ने भाग लिया था और उस समय जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने एक भाषण भी दिया था। उसमें क्या बोला था? पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट पॉल्यूटर बोला था। ये बस एज ए एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया है। अगला देखते हैं। अगला सम्मेलन है नैरोबी घोषणा या नैरोबी डिक्लेरेशन। नैरोबी जो आपकी केन्या की राजधानी नैरोबी, 1982 में हुआ था। 10 साल बाद, स्टॉकहोम के 10 साल बाद। इसमें क्या करा था? स्टॉकहोम में जो सम्मेलन में जो प्रतिबद्धताएं थी, जो कन्वेंशन फॉलो करने की बात की गई थी, उनकी पुनः पुष्टि की गई। उनको थोड़ा सा और रोबस्ट तरीके से अप्लाई करने की बात की गई। यूएनईपी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया और भारत इसका एक समर्थक सदस्य है। नैरोबी डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? वही इन्वायरमेंट से संबंधित है। इन्वायरमेंट से पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अगला है संयुक्त राष्ट्र रेड, REDD, यूएन रेड। ये है आपका, इसका फुल फॉर्म पहले तो पता होना चाहिए। यूएन प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र का प्रोग्राम है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो वन आवरण को हटाने की जो बात होती है, और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन वन आवरण में कमी की जो बात होती है, उसको रोकने के लिए, वनों की कटाई को रोकने के लिए और उससे होने वाले क्षरण के द्वारा जो उसको कम करने के लिए ये संयुक्त राष्ट्र रेड करके आपका एक कन्वेंशन है। तो इसमें वनों की कटाई, वन क्षरण से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सहयोगी कार्यक्रम है। ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि यूएन का जो पर्यावरण के लिए कार्यक्रम चलते हैं उसका हेल्प करने के लिए कार्यक्रम है। 2008 में शुरू करा था। इसका साल इंपॉर्टेंट हो सकता है 2008 में। यूएन रेड ये संयुक्त राष्ट्र का सहयोगी कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था और इसे यूएनडीपी, यूएनईपी और एफएओ द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? रोम में, रोम इटली में। तो ये विकासशील देशों को वनों की कटाई और वन क्षरण से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में सहायता देते हैं। यूएन रेड, बस इतना याद रखना है। इसमें यूएन रेड कब का है? 2008 का। और यूएनडीपी, यूएनईपी और एफएओ द्वारा चलाया जाता है। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली ये तो पूछा जाता है एग्जाम में। कभी मिलान करो वाला क्वेश्चन आ जाता है तो कभी डायरेक्टली पूछा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब का है? 1987 का। इसका उद्देश्य क्या है? ओजोन से संबंधित है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को समाप्त करना, यानी कि ओजोन को जो क्षरण पहुंचा रहे हैं उनको कम करना। तो इसमें ओजोन को क्षरण पहुंचाने वाले पदार्थ कौन से हैं? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन हो गई, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, मिथाइल क्लोरोफॉर्म होगी, HCFC हो गई। इन सबको कम करने की बात की गई थी। जो रेफ्रिजरेटर्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सब चीज़ें जो यूज की जाती थी उनको कम करने की बात की गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 1987। फिर इसी प्रोटोकॉल के तहत अमेंडमेंट किया गया था, किगाली संशोधन। किगाली अमेंडमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है, 2016 में किया गया था। मॉन्ट्रियल हुआ था 1987 में, किगाली अमेंडमेंट हुआ था 2016 में। इसमें जो HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो है उनको चरणबद्ध तरीके से कम करने की बात की गई थी। भारत के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सदस्य 1992 में बना था और किगाली संशोधन का अनुमोदन कब करा था? 2021 से। अगला देखते हैं वियना सम्मेलन। वियना कन्वेंशन ये 1985 में अंगीकृत हुआ था, यानी कि इसकी शुरुआत हुई थी और लागू कब हुआ था? 1988 से। इसका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी की जो ओजोन परत है उसको क्षरण से बचाने के लिए वियना कन्वेंशन को 1985 में अपनाया गया था। जैसे मॉन्ट्रियल है उसी के तरीके से वियना भी है, बस इनका सन याद रखिएगा।
इसमें वही उत्सर्जन में कमी के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य थोपने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात की गई थी। बेसिकली कन्वेंशन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ही बात होती है जनरली। इसने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को थोड़ा सा और रोबस्ट करने की कोशिश करी थी। भारत ने इसकी सदस्यता 1991 में ग्रहण करी। वियना कन्वेंशन 1985 का। अगला देखते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन, एक जो शुरू में आया था, अब ये दूसरा कन्वेंशन है। इसमें ये थोड़ा सा अलग है। वो क्या था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए था। ये भी उसी तरीके से लेकिन थोड़ा अलग वे में। ये 2001 में आया था आपका और 2004 से लागू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, POP परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को समाप्त करना या सीमित करना। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट ये क्या होते हैं, स्थायी कार्बनिक प्रदूषक बोलते हैं जिनको POP परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे पर्यावरण में जो फैलते हैं, जैव संचयी कंटेमिनेट हो जाते हैं और लंबे समय तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे प्रदूषकों को कम करने की बात, जो कार्बनिक होते हैं, कार्बनिक प्रदूषकों को कम करने की बात करी गई थी। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट POP याद रखना, स्टॉकहोम कन्वेंशन से संबंधित है। इसमें बेसिकली जो हम अपने खेतों में जो रसायन डालते हैं उनसे जो हानिकारक जो प्रभाव होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट वो होते हैं, ठीक है। तो रासायनिक जोखिमों को प्रबंधन में एहतियात बरतने की बात करते हैं। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है। बेसिकली जो हम जैसे कीटनाशक अत्यधिक उपयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर में भी वो पहुंचेगा और विभिन्न जीव जंतुओं के शरीर में पहुंचेगा। इस तरीके से इन चीज़ों को कम करने की बात की गई थी। भारत इसका सदस्य है। 13 जनवरी 2006 को भारत ने इसका अनुमोदन किया था। 2001 का है स्टॉकहोम कन्वेंशन। और जो पहला वाला स्टॉकहोम कन्वेंशन था 1972 का था, वो भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से था। ये स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, यानी कि बेसिकली जो खाद वाद के थ्रू जो पॉल्यूशन जो क्रिएट हो रहा है उसके बारे उसको रोकने की बात की गई इसमें। अगला है हेलसिंकी घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी। 1964 में इसकी घोषणा की गई थी और 2013 में इसमें संशोधन किया गया है। ये स्पेसिफिकली इसका उद्देश्य जो है वो है मानव विषयों पर चिकित्सा, यानी कि ये हेल्थ से रिलेटेड है। चिकित्सा अनुसंधान हेतु नैतिक सिद्धांत, यानी कि जो हेल्थ सेक्टर है उसमें रिसर्च के बारे में बात की गई इसमें हेलसिंकी घोषणा में। इसको कौन जारी करता है, हेलसिंकी घोषणा किसने जारी करा, बेसिकली वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन, यानी कि मेडिकल से संबंधित है हेलसिंकी घोषणा 1964 की। बस इतना याद रखना। भारत इसके नैतिक सिद्धांतों को पालन करता है। कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं है, इसलिए इसकी औपचारिक सदस्यता नहीं होती है। बस इसको फॉलो करना होता है। हेलसिंकी घोषणा को किससे संबंधित है, मेडिकल या चिकित्सा से, या बोल सकते हैं हेल्थ सेक्टर से संबंधित है आपकी हेलसिंकी घोषणा 1964। अगला है पृथ्वी सम्मेलन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अर्थ समिट। 1992 में हुई थी ये रियो में समिट हुई थी, रियो डी जेनेरियो, जो आपका ब्राजील में है। इसका उद्देश्य क्या था, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में इसमें बात की गई। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है कितने हैं, 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 2030 तक, जिनको कंप्लीट करने की बात की गई है UN द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट उपलब्धियां हुई थी। रियो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें डिक्लेयर की गई थी जो कंटिन्यूस रही हैं अभी तक। इसको थोड़ा सा सारी कंट्रीज ने एक अच्छे से फॉलो करा था। तो सबसे पहले एजेंडा 21, ये भी एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बनता है। एजेंडा 21 क्या है, ये है एक तरीके का एक्शन प्लान है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, यानी सतत विकास के बारे में बात करते हैं। दूसरा रियो डिक्लेरेशन, रियो में हुआ तो रियो डिक्लेरेशन हो गया। तीसरा UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हुई। और CBD, अभी CBD आगे आते रहेगा, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता के बारे में बात, जैव विविधता संरक्षण के बारे में बात। तो ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था, 3 से 14 जून के बीच में हुआ था। बस साल याद रखना 1992। और रियो सम्मेलन से संबंधित तथ्य, एक तो आपको क्या याद रखना है, एजेंडा 21। दूसरा क्या निकला था, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कब का है, 1992 का। ऑब्वियस सी बात है, रियो के साथ ही हुआ था। तो जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने की बात की गई थी इसमें, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। और CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता संरक्षण, जैव संसाधनों का सतत उपयोग और लाभों का न्याय संगत बंटवारा, इस सब की बात की गई थी। और भारत ने इसको 1994 में अपनाया था CBD। अभी CBD आगे आएगा तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। रियो समिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली है जोहान्सबर्ग घोषणा, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये रियो से ही संबंधित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में और आगे डिक्लेयर किया गया था। 2002 में हुई थी, इसका सन याद रखना, 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। सतत विकास के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता को दोहराना, उसी को रिपीट करा गया था। और एजेंडा 21 क्या है, एक्शन प्लान है, किससे संबंधित, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, सतत विकास से संबंधित है। इसमें Rio+10 समिट भी बोला जाता है क्योंकि रियो 1992 में हुई थी, 10 साल बाद उसको दोबारा से रिट्रीट किया गया था, दोहराया गया था। भारत ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। जोहान्सबर्ग घोषणा 2002 की।
अगली है कार्टेजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल। तो ये हुई थी आपकी 2000 में स्वीकृत हुई थी और 2003 से ये प्रभावी है। ये स्वीकृत कब हुई थी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रभावी तो अलग अलग टाइम पे होते रहती हैं, अलग अलग कंट्री अलग अलग टाइम पे फॉलो करती हैं। तो स्वीकृत कभी 2000 में, सन 2000 में कार्टेजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल। इसका उद्देश्य क्या है? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से जैव विविधता की सुरक्षा करना। यानी कि जो मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जैसे एक फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन, जैसे क्या होता था कॉटन में कीड़े लग जाते थे, तो एक बीटी कॉटन लाएगी जिससे क्या होगा कॉटन में कीड़ा लगना कम हो गया और कॉटन की पैदावार बढ़ गई। तो इसी से ये मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे जैव विविधता की सुरक्षा, जो नेचुरली जो है उस जैव विविधता की सुरक्षा की बात की गई। इसमें यह कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि CBD की बात आ गई जो रियो में आया था, उसी के अंतर्गत प्रोटोकॉल है। जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल को जैव विविधता पर सम्मेलन CBD के तहत 2000 में अपनाया गया। यह 2003 में लागू हुआ और कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ये ध्यान देना, कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले जीवित संशोधित जीवों यानी कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को सीमा पार आवागमन को विनियमित करता है। मतलब कंट्रोल वे में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर दें जिससे जो नेचुरली जो जीव मौजूद हैं उनको नुकसान हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से कार्टेजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल 2000 का है, बस इतना याद रखिएगा। भारत ने 2003 में इसको अनुमोदन किया। अगला है बासेल कन्वेंशन। बासेल कन्वेंशन एक तो आपका बैंकिंग से संबंधित भी है, यहाँ पे हम इन्वायरमेंट वाली बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट वाला कौन सा है 1989 का, ये 1992 से प्रभावी हुआ था। और इसमें क्या है, खतरनाक जो रसायन होते हैं, रासायनिक कचरा जो होता है, खतरनाक रसायन के द्वारा जो कचरा पैदा होता है उसको सीमा पार यानी कि बॉर्डर पार परिवहन जो होता है उसको नियंत्रित करना। जैसे क्या करती हैं जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो अपने वहाँ का जो जैविक कचरा या जो एक खतरनाक कचरा होता है उसको कहाँ डंप कर देती हैं, वहाँ से उठा के, जैसे अफ्रीका में जो गरीब जो कंट्रीज हैं, अफ्रीका के अंदर जो छोटी मोटी कंट्रीज हैं वहाँ डंप कर देती हैं। डेवलप कंट्री जैसे USA हो गया, जर्मनी हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, ये सब क्या करेंगे अपने वहाँ कचरे से दिक्कत होगी वहाँ के लोगों को, तो ये क्या करेंगे अफ्रीका में डाल देंगे, डंप कर देंगे। इसी को रोकने के लिए बासेल कन्वेंशन आया था, खतरनाक कचरे के सीमा पार परिवहन को नियंत्रित करना। यानी कि अननेसेसरीली पैसे के लालच में, कि गरीब कंट्री है तो उनको पैसे का लालच देके वहाँ डंप कर दे और वहाँ की लोगों की हेल्थ खराब हो रही है। इस तरीके से इन चीज़ों को रोकने के लिए सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना, ये सब चीज़ें की गई थी। इसमें प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी कि कंसेंट भी होना चाहिए जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, ये सिद्धांत लागू किया गया था। भारत 1992 से इसका सदस्य है। बासेल कन्वेंशन कब है? 1989 का बासेल कन्वेंशन। अगला है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। मरुस्थलीकरण एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है क्योंकि बहुत सारे जो शहर हैं वो मरुस्थलीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि पेड़ों को काटा जा रहा है तो मरुस्थल बनते जा रहे हैं। तो 1994 में इसी को रोकने के लिए एक समझौता आया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसका उद्देश्य क्या था? मरुस्थलीकरण को रोकना, सूखे से मुकाबला करना और सतत भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देना। तो भारत इसका 1996 में सदस्य बना, 1994 से ये शुरू हो गया था। और भारत ने COP14 2019 में जो हुआ था डेजर्टिफिकेशन से संबंधित जो एक सम्मेलन हुआ था उसकी मेजबानी भी करी थी 2019 में, UNCCD। अगला देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल है आपका 1997 में आया था, 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हो गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि विकसित जो देश हैं उनके लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कानूनी रूप से बाध्यकारी लीगली बाइंडिंग कटौती के लक्ष्य को निर्धारित करना। ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने की बात की गई थी इसमें क्योटो प्रोटोकॉल में, बस इतना याद रखिएगा। ये UNFCCC के अंतर्गत पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी जलवायु समझौता था। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी, जनरली क्या होते हैं बाध्यकारी नहीं होते हैं ये, लेकिन ये इन्वायरमेंट से संबंधित बाध्यकारी समझौता है क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें कार्बन ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन जैसी व्यवस्थाएं शामिल है। कार्बन ट्रेडिंग मतलब, जैसे कार्बन ट्रेडिंग का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंट्री है भूटान का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है और दूसरी कंट्री लेट अस सपोज ले लेता हूँ बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन है, ये सब चीज़ें हैं। तो बांग्लादेश क्या करेगा, अपने वहाँ जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसको क्या करेगा ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करना है उसे। तो बांग्लादेश को बोलेंगे बहुत ज़्यादा आप कार्बन एमिशन करने, इस तरीके से चीज़ें चलेंगी, तो भूटान से क्या करेगा कुछ कार्बन क्रेडिट ले लेगा। तो मतलब भूटान से कुछ कार्बन लेके कार्बन ट्रेडिंग करके बांग्लादेश अपने पास ले लेगा और इस तरीके से बोलेगा कि हमने कार्बन उत्सर्जन कम करा है क्योंकि उन्होंने भूटान से क्रेडिट रेटिंग ले ली है। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, तो वही कार्बन ट्रेडिंग है। यानी कि कार्बन उत्सर्जन को एक देश से दूसरे देश स्थानांतरित किया जाता है, जहाँ कम उत्सर्जन हो रहा है वो बेचते हैं। इस तरीके की चीज़ें चलती हैं क्योंकि भूटान में तो प्लस में रहता है इन्वायरमेंट, बांग्लादेश में निगेटिव में रहता है। इस तरीके की चीज़ें चलती हैं।
भारत इसका सदस्य है। क्योटो प्रोटोकॉल का 2002 में भारत ने रेटिफाइड करा था और उत्सर्जन कटौती का बाध्यकारी लक्ष्य नहीं था, क्योंकि भारत विकासशील देश है। ये विकसित देशों के लिए कंपलसरी था कि ग्रीन हाउस गैस कम करने। भारत क्या था, विकासशील देश में आता है, तो इस भारत के लिए बाध्यकारी नहीं, क्योंकि अभी तो डेवलप होना है इंडिया को अभी से ही। अगर क्योंकि विकसित कंट्री में जैसे इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्री, क्या इन्होंने अब उत्सर्जन करके ग्लोबल क्लाइमेट जो टेम्परेचर है उसको तो बढ़ा दिया है, लेकिन इंडिया तो अभी ग्रो कर रहा है, इसलिए भारत ने इस कटौती का बाध्यकारी लक्ष्य नहीं है भारत के लिए। ठीक है, ये नॉन एनेक्जर वन मात है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का, इतना याद रखिएगा। अगला है रॉटरडैम कन्वेंशन। रॉटरडैम कन्वेंशन हुआ था 1998 में, 2004 में प्रभावी हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, खतरनाक जो रसायन है और जो कीटनाशकों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि जो खतरनाक रसायन और कीटनाशक जो हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस तरीके से उनको रेगुलेट करना है, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जो मैंने बताया था कि बासेल कन्वेंशन है, उसी तरीके का ये भी, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मतलब कैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो आपके खतरनाक रसायन और कीटनाशक जा रहे हैं उनका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा और किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, उसको रेगुलेट करने की बात करते हैं। यह कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। यह सम्मेलन पूर्व सूचित सहमति, यानी कि इसमें प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए, यानी कि सहमति होनी चाहिए दोनों देशों की। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं जिससे आयात करने वाले और जो स्वीकृति ले रहे हैं उनमें आपस में एक रिलेशन बना रहे, ताकि ज़्यादा खतरा ना बने, यानी कि रेगुलेट होकर चीज़ें चलें। आयात करने वाले देश की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। भारत इसका सदस्य है, 2005 में अनुमोदन करा 1998 का रॉटरडैम कन्वेंशन, 1998 का रॉटरडैम कन्वेंशन। अगला है बॉन सम्मेलन। बॉन सम्मेलन जो है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, जैसे इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और ऐसे ही साइबेरियन सारस हो गया। साइबेरियन सारस ये क्या है, माइग्रेटरी स्पीसीज है। जैसे साइबेरिया से उड़ के कहाँ आते हैं, इंडिया में आते हैं। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल करते रहते हैं। तो 1979 में इसको स्वीकृत किया गया था, 1983 इसको लागू कर दिया था। 1979 बॉन कन्वेंशन। ये प्रवासी जो पक्षी होते हैं, वन्यजीव जो प्रजातियां होती हैं, पक्षी हो गए या आपके कुछ जानवर भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अफ्रीका में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बहुत सारे जंगली भैंसे क्या है माइग्रेट करते हैं जब वहाँ पानी की कमी हो जाती है। इस तरीके से चीज़ें चलती है, तो उन वन प्रजातियों का संरक्षण की बात करते हैं। तो इसका सचिवालय कहाँ है, बॉन जर्मनी में। तो बॉन सम्मेलन उसी से संबंधित है। 1983 में भारत इसका सदस्य बना और 1979 से शुरू हो गया था बॉन सम्मेलन। और भारत ने 2020 में COP13 इससे संबंधित जो सम्मेलन हुआ था उसकी मेजबानी भी करी थी गांधीनगर गुजरात में। अगला है नागोया प्रोटोकॉल। यह है 2010 का प्रोटोकॉल है। इसमें आनुवंशिक संसाधनों जेनेटिक रिसोर्सेज के उपयोग से प्राप्त लाभों का निष्पक्ष एवं न्यायसंगत बंटवारा की सुनिश्चित करना, इस सब बातें कही, यानी कि जेनेटिकली जो मॉडिफाइड जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बात की गई नागोया प्रोटोकॉल में। ये CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता के बारे में ही बात करता है, उसी का पूरक समझौता एक तरीके से माना गया है। तो उसी के अंतर्गत इसका प्रोटोकॉल है। नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जैव विविधता संरक्षण से। नागोया प्रोटोकॉल 2010 का, भारत इसका 2012 में सदस्य बना। अगला है पेरिस समझौता, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरिस एग्रीमेंट 2015, इससे तो एक एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको रेटिफाई करा था 2016 में। 2015 में पेरिस समझौता हुआ था। उस पेरिस समझौते का नाम क्या है, COP21 भी बोला जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है COP21 कब हुआ था, तो कब हुआ था, 2015 में हुआ था। कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। इसमें वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 1.5 डिग्री तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। सभी देशों को नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इसमें प्रस्तुत करने हैं। हर कंट्री की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरीके से मेजर्स अपनाएगा कि ताकि ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री तक रहे। भारत इसका सदस्य देश 2016 में बन गया था, पेरिस समझौता। अगला है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन काफ़ी न्यूज में रहता है, क्योंकि इंडिया में अलग अलग महीनों में क्या होते हैं, नए नए रामसर साइट बनते रहती हैं। तो 1971 में रामसर एक जगह है ईरान में, वहाँ एक कन्वेंशन हुआ था। किससे संबंधित है, जो आर्द्र भूमि है, वेटलैंड जो है, उनके संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है। 1975 में प्रभावी हो गया था। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और रामसर साइट में जैसे क्या आते हैं अलग अलग जैसे क्षेत्र, जैसे तालाब हो गए, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, जो पानी के आसपास के इलाके, मतलब वेटलैंड, यानी कि आर्द्र भूमि बोल सकते हैं। सिंपल सा नाम से ही क्लियर हो रहा है, आर्द्र भूमि से संबंधित। भारत इसका सदस्य कब बना, 1982 में बना था। 1971 में रामसर कन्वेंशन शुरू हो गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अगला है साइट्स। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड
इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो संकटग्रस्त वन्य जीव और वनस्पतियां हैं, उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ये सम्मेलन हुआ था। उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किस तरीके से रेगुलेट करना है और उसको किस तरीके से एक सस्टेनेबल रूप से चलाना है। तो इसकी स्वीकृति हुई थी 1973 में। 1973 से ही तुरंत से आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, टाइगर प्रोजेक्ट, बाघ परियोजना जो है 1973 की। और 1973 से एक और चीज़ याद आनी चाहिए, केशवानंद भारती केस पॉलिटी का। तो 1975 में लागू हुआ था साइट्स वाशिंगटन डीसी में। 1973 में इस पे सम्मेलन जो किया गया था 1973 में, और लागू 1975 में हुआ था 2 साल बाद। संकटग्रस्त जो जीव जंतु और पौधे हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रेगुलेट किया जाता है इसमें। तो इसमें परिशिष्ट 1 बनाया गया जिसमें व्यापार प्रतिबंधित किया गया। कुछ जो संकटग्रस्त हैं, जिन जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि अब लुप्त होने वाले हैं, उनके लिए और नियंत्रित व्यापार और राष्ट्रीय संरक्षण की बात की गई। और एक कानूनी रूप से बाध्यकारी भी है साइट्स, ध्यान रखिएगा। इसमें 180 प्लस देश हैं। भारत 1976 में इसमें शामिल हुआ था। परमिट और लाइसेंस प्रणाली की दी जाती है इसमें, अवैध वन्यजीव व्यापार पर नियंत्रण लगाया जा सके। ठीक है, इस तरह की चीजें चलती हैं। अगला है मिनामाता कन्वेंशन। 2013 में इसे अपनाया गया था मिनामाता कन्वेंशन। ये मरकरी पॉइजनिंग के लिए, और 2017 में ये इन्फोर्स हुआ था। ये पारे से मानव स्वास्थ्य पर और पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है। यानी कि मिनामाता एक बीमारी होती है, पारे से होती है। पारे के उत्पादन, व्यापार और उपयोग और उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। पारा यानी कि मरकरी। ये जापान के मिनीमाता शहर से इसका नाम लिया गया है। मिनीमाता रोग यानी कि मरकरी पॉइजनिंग से होता है मिनीमाता रोग। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन जाता है, मिनीमाता रोग किससे होता है, मरकरी पॉइजनिंग से। भारत इसका सदस्य देश है। 2013 में कन्वेंशन हुआ था। भारत ने 2014 में इसमें हस्ताक्षर करे थे और 2018 से अनुमोदन किया था मिनामाता कन्वेंशन। इस तरीके से हमने इम्पोर्टेंट जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन है उनके बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करा। इनको आप 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।